न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। महंगी बिजली और कमर तोड़ टैक्स निज़ाम के खिलाफ ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल और एहतजाज की वजह से आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बेशतर बाजार जो थे बंद रहे। यह हड़ताल सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद न थी बल्कि छोटे शहरों हत्ता कि बहुत से कस्बों में भी इसका असर देखने में आया। जमात इस्लामी ने इस हड़ताल को मुनज़्ज़म और कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। जमात इस्लामी के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम, फजल ग्रुप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर कई सियासी जमातों ने इस हड़ताल की हिमायत की। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना था कि आज की हड़ताल हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार थी। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि जी हुकूमत की जालिमाना माशी पॉलिसियों ने पाकिस्तान में कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी के माहौल को तबाह कर दिया है। बुलंद टैक्सों और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ बढ़ता अवामी गुस्सा जो है वो समझ में आता है। एक तरफ हुकूमत की माशी पॉलिसियों का सारा बोझ जो है वो आम आदमी पर पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत अखराजात में कमी और किफ़ायत शारी के बजाय अपनी शाह खर्चियाँ मुसलसल जो है बढ़ाई जा रही है। हुक्मरानों के वही जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों के जुलूस हैं और उनके दफातर और रिहाइश गाहों के होशरुबा अखराजात हैं जिनका सारा बोझ जो है वो अवाम पर डाला जा रहा है। अवाम और शहबाज हुकूमत में फासले जो हैं तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत बढ़ते अवामी गुस्से से बिल्कुल बहरा नजर आ रही है। एक तरफ सुस्त होती हुई माशी सरगर्मियां हैं तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बढ़ती सियासी महाजाराई, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है गैर यकीनी सूरत हाल की गिरफ्त में है। आने वाले कल के हवाले से जहनों में सिर्फ अंदेशे और सवालात हैं और ऊपर से दहशत गर्दी का फरीद। सवाल यह है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क में सियासी इस्तेहकाम क्यों ना ला सके। डंडे का जोर अपनी जगह, लेकिन क्या शहबाज हुकूमत को अवामी इत्मीनान और तायद हासिल है और क्या वो मुल्क को इस बुरहानी कैफियत से निकालने की अहलियत और सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की सियासत को बंद गली से निकालने के लिए क्या करना होगा, ये और ऐसे कई मजीद सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जनाब बहुत शुक्रिया काकड़ साहब अपना कीमती वक्त देने का। वो बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तो यकीनन बात होगी, आप कोयटा में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब आपको याद होगा कि PDM-1 की हुकूमत का खात्मा हुआ और आप बतौर निगरां वज़ीर आज़म आए और आपकी टीम आई, तो हालात को बड़ी हद तक आप लोगों ने संभाल लिया था। मतलब सियासी इस्तेहकाम भी लेकर आ गए थे, माशी इस्तेहकाम भी कुछ नज़र आ रहा था। अब जबकि शहबाज शरीफ साहब की कहते हैं ना कि PDM-2 आई है, उसके बाद बजाय मसाइल जो हैं वो कम होने के बढ़ते नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बेचैनी में इजाफा हो रहा है। क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया आमिर। मेरे ख्याल में आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि मूडीज़ ने रेटिंग पाकिस्तान की बेहतर की है। इकोनॉमिक फ्रंट्स पे आपको कहीं ना कहीं अच्छे इंडिकेशंस भी नज़र आ रही है। इशू ये है कि मैं समझता हूँ करंट गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम दे डिज़र्व कि वो इनको मिले और कंटिन्यूस पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन जो आए उसका जो फ्रूट है वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इवन छोटा मोटा हम जो कंट्रीब्यूट कर सके, इन्फ्लेशन कुछ चीज़ों की कम हुई, मेरे ख्याल में जो पॉलिसीज़ हमने इम्प्लीमेंट की थी उसका फ्रूट इस हुकूमत के दौरानिए में आया। अब ये जो कुछ करेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन मज़ीद बेहतर होगी, स्पेंडिंग में जो है ना रैशनलाइजेशन आएगी। तो ये असरात जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स के हैं, मुझे लगता है कि इस पर टाइम थोड़ा सा लगेगा और हुकूमत को एक चांस ज़रूर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हुकूमत को चांस देना चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं हम उससे बेहतर वाक़े पे सिंबलिज्म अलामत क्या जा रही है। अलामत ये जा रही है कि ठीक है आपको टैक्सेस की ज़रूरत है, अवाम पे टैक्स लगाएं, बहुत अच्छा किया, ताली बजा रहे हैं हम सब, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो एक किफ़ायत शारी होनी चाहिए, अखराजात में कमी होनी चाहिए। ऐवान सदर का जो है हमने देखा कि बजट बढ़ गया, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ गया, पार्लियामेंटेरियंस के आप कहेंगे जी नॉमिनल है, लेकिन मैं कहूँगा जी सिंबॉलिक है कि जब मतलब नज़र ही आ रहा है कि जी बड़े खर्चे जो हैं मतलब जो हुक्मरान अशराफिया है वो से मतलब जी रही है, लेकिन सख्तियाँ जो उठा रही है वो अवाम उठा रही है, तो सिंबलिज्म तो बड़ा मनफी हो जाता है जनाब। देखिए सिंबलिज्म, पब्लिक रिलेशनिंग, उसका परसेप्शन कैसे बनता है, इसमें बसा औकात पुअर स्ट्रेटजीज़ होती है, बसा औकात बड़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती है। लोगों के गवर्नेंस के जो कोर इश्यूज होते हैं उन पे वो कतन फोकस नहीं करते हैं, लेकिन उनका PR पे, परसेप्शन मैनेजमेंट पे बड़ा फोकस होता है और एक डिलूजन और बबल वो क्रिएट कर देते हैं और लोग उस बबल को
रियलिटी समझना शुरू करते हैं। ये एक और एस्पेक्ट है जब आप सिंबलिज्म में बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं उस क्राइसिस का जो कि पॉलिटिकल चैलेंज आपको देता है। दूसरी तरफ जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं ये दुरुस्त है कि आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक मिड पाथ आपको रखना पड़ता है और जो सिंबलिज्म है उनकी मैसेजिंग को दुरुस्त करना होता है ताकि लोगों का ये कनेक्ट फील हो, लोगों को पता हो कि अगर हम मुश्किलात में हैं तो हुकूमत और आम आदमी दोनों के हिस्से में अपने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन आ रही है और दोनों सिंसियरली ये कोशिश कर रहे हैं कि रियासत को, मुल्क को, माशरे को इस मुश्किल से निकाला जाए। तो उसमें सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है। इस हद तक मैं एग्री करता हूँ आपसे। जी अच्छा, एक और मतलब है कि ज़ाहिर है कि हम आज की सियासत पे भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा सा बात करते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात पर। ज़ाहिर है कि बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, इंतखाबात को करवाना, और जो भी उसके मतलब है कहते हैं सवाब या गुनाह जाते हैं उनके सर जाते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत का भी काम होता है। क्या वजह है कि इस बार 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए उसके बारे में बहुत से लोग, बहुत से सिविल सोसाइटी के वॉइसेस हैं, वो ये कह रही हैं कि जी तारीख़ के सबसे जो हैं धांधली ज़दा इंतखाबात थे और इसने तमाम जितने माजी में इंतखाबात हुए उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिए। कौन जिम्मेदार था इसका? किसको आप कहेंगे कि किसके सर सेरा जाता है इनको मुतनाज़ा बनाने का, या जो कुछ उसमें धांधली के मुबैना इल्ज़ामात लगे या लगाए जा रहे हैं आज तक? जी आमिर, मैं समझता हूँ कि इस इंतखाबात से कबल ही इस इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल बनाने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। वरना अगर आप याद करें तो ये धरना की जो सियासत है, जो धरने का जो कल्चर है, वो इंतखाबात के अगेंस्ट ही 2013 के हुआ था। वो किसी इकोनॉमिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हुआ था, किसी टेररिज्म के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं हुआ था, किसी और पॉलिटिकल इशू पे नहीं हुआ था। 35 पेंचेस जो थे वो इंतखाबात के हवाले से ही, और उस वक्त भी लीडिंग वॉइसेस होती थी और वो इसको क्रिटिसाइज करती थी। ये हमारे सियासत में एक वतेरा रहा है कि हमने हमेशा इंतखाबात को, अदर देन 1970 का जिसको लोग कहते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं था और उसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया, उसकी भी कोई आउटकम को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं आए। लेकिन बाकी जितने इंतखाबात हैं हमेशा उस पर लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। कम या ज़्यादा वेरिएशन डिग्री की उसकी तो यकीनन है और हो सकती है, लेकिन जो असल बात है, मैं जब भी किसी दोस्त ने ये सवाल उठाया उनको मैं कहता हूँ 2002 में आप कहते हैं कि पैट्रियट बनाई, आपने इंटरवेंशन की, मिसमैनेजमेंट हुई इलेक्टोरल प्रोसेस में, 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2024 में। एक आर्गुमेंट और होता है कि जनाब इस दफा बेइंतहा हुई या उसकी जो डिग्री थी वो बहुत ज्यादा थी। जी रिकॉर्ड तोड़ने का आज भी। अब मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन जी जी कि मसला लोगों को धांधली से नहीं है, धांधली की डिग्री से है कि अगर थोड़ा सा कम डिग्री पे हो तो ये एक्सेप्टेबल होगा। जो इशू धांधली या इलेक्टोरल प्रोसेस की शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी से है, पार्लियामान में आखिर ये इलेक्शन एक्ट 2017 का पास हुआ, क्यों हुआ, क्यों उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं की गई, क्यों उसमें फोकस नहीं किया गया। मैंने बतौर निगरान हुकूमत तो ये कवानीन नहीं बनवाए थे ना, इन्हीं जमातों ने जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रोसेस में इलेक्शन का, इन्होंने एग्री किया इन कवानीन पे, बल्कि तश्कील दी है, तख्लीक की है। नहीं आप अगर किसी को इस प्रोसेस पे एतराज हो, उस एतराज की रेमेडी का भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, इसको यहाँ पे एड्रेस कर, ये हमने किया है। हमने तो सिर्फ, अगर हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऐसा निकाला हो कि जनाब अगर किसी हल्के में मैंने पहले ये कहा था तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब उसका फैसला करेंगे। जी काकर साहब, मैंने पहले कहा बुनियादी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जाती है, लेकिन मुझे अगर अर्ज करने दें कि जब इस तरह की हुकूमत आती है और इतना ज़्यादा तनाज़ा हो जाते हैं तो लेजिटिमेसी जो है आप मुझसे बेहतर जानते हैं वो इन क्वेश्चन हो जाती है, क्वेश्चनेबल हो जाती है। अच्छा फिर इसी तनाजुर में मैं अगर बात करूँ, इसी लेजिटिमेसी बिल्कुल एट क्वेश्चन नहीं होती है मेरी। आमिर नहीं, आपकी नहीं कह रहा मैं, आपकी नहीं कह रहा, पॉइंट पे मुझे क्लियर करने दे। नहीं मैं मेरे जुमला सुन ले। नहीं मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। मैं हुकूमत की ये मौजूदा जो बनी है उस इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनी है उसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन होती है। मैं निगरान हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मेरी आप अर्ज सुन लेना। अर्ज मेरी ये है, लेजिटिमेसी आपकी उस वक्त एट क्वेश्चन होती कि आपकी गवर्नमेंट ने पार्लियामान में आके उसकी फॉर्मेशन जो हुई है 171
वोटों के साथ उसके तहत ओथ ना होता, उस ओथ पे पूरी दुनिया में उसको रिकग्निशन नहीं मिलती, डिप्लोमेट्स उसके साथ इंटरेक्ट ना करते, लोग उसको एक लेजिटिमेट रिकग्नाइज गवर्नमेंट ना समझते, तो मुझे बात समझ आती कि यार लेजिटिमेसी एट स्टेक है या एट क्वेश्चन। मुझे कोई याद दिलाने दें। हाँ, पॉलिटिकल एंगल से लोग इसका बयानिया जरूर बना रहे हैं कि जी वो एक्सेप्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी को इंटरट्वाइन करके सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मसला ये आप बहुत सारा एक सेक्शन है जिसने इसको इस सियासी जमातों को चैलेंज करके उसका मुकाबला किया। वो ये जरूर सवाल उठा रहे हैं, उनका पॉलिटिकल राइट है, ये एक पॉलिटिकल बयानिया जरूर है। अच्छा काकर साहब मैं ये कह रहा था, लेजिटिमेट है, पूरे इंटरनेशनल बॉडीज के साथ नेगोशिएट कर रही है, फंक्शन कर रही है, वो ठीक है, लेकिन मैं मुल्क के अंदर तो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो एक्शंस इनके हैं वो मैं कर रहा हूं। तो काकर साहब यकीनन आप दिफा कर रहे हैं कि कोई जो है धांधली नहीं हुई और इतनी धांधली इंतखाब नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं जब मैं पातन की रिपोर्ट पढ़ता हूं और उसका मैं देखता हूं कि हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई। पातन की रिपोर्ट एक एक हल्के की मिसाल दे के कहती, जैसे उन्होंने कहा NA-130 जहाँ पे नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़े थे और उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी वो जो उनके आदाद व शुमार हैं जिसको हुकूमत ने कोई वजाहत नहीं की, उसमें कहा हार गए। NA-128 और उसके बाद उनका पूरी एक तफसील है। तो इसने पूरे इलेक्शंस को जो है कहते हैं धुंधला दिया है, उसके बारे में लोगों के जहन में शकूक व शुबहात हैं। और ज़ाहिर उसका जो चेहरा हम यही कहते कि निगरान हुकूमत आपका एक अपना किरदार था, लेकिन असल किरदार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और यकीनन जैसा कि आपने फरमाया कि ठीक है दुनिया की दीगर हुकूमतें इनसे राब्ते में, लेकिन क्या किया जाए कि जो अपने मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी है वो इन इंतखाबात को चैलेंज करती है, इनको दुरुस्त नहीं समझती। वो समझते हैं कि जी बड़ा मैनिपुलेट किया गया था। जी कागर साहब फरमाइए। मैं उसी जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि यहाँ धांधली हुई है या नहीं हुई, या एक बड़ा तबका ये समझे कि धांधली हुई है या नहीं हुई है। जब आप सबसे बुनियादी सवाल ये है कि आपको वोट देने का हक किसने दिया है? हम क्यों बज़ौर ताकत हुकूमत नहीं करते? आपने एक आइन पे एग्रीमेंट किया है, कवानीन पे एग्रीमेंट किया है कि जिसमें पार्लियामान की तख्लीक होगी और वो पार्लियामान जो है ना वो हुकूमत को जन्म देगी। ऐसा ही हुआ है। उस प्रोसेस को इलेक्शन का हम सब ने माना है कि पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम के तहत हम रहेंगे, होने चाहिए ना। इसमें किसी अर्ज मेरी आमिर सुन ले, इसमें किसी फरीक को इस प्रोसेस पे एतराज होता है, वो सवालात उठाते हैं कि जनाब ये धांधली ज़दा है, ये दुरुस्त नहीं हुआ, इसकी ट्रांसपेरेंसी पे हमें शकूक है। उसकी मिटिगेशन के लिए खुद कवानीन ने वे फॉरवर्ड दी है, कोर्स करेक्शन दी है, जिसके लिए आपने ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं। मैं तो उसको तस्लीम करता हूं कि अगर एक तबके का ये ख्याल है तो ट्राइब्यूनल्स उनका फोरम है, वो उसको मिटिगेट या एक फरीक के फेवर में या दूसरे फरीक के फेवर में कर देंगे। ये पब्लिक स्फेयर में इसकी डिटर्मिनेशन, ओपिनियन मेकिंग तो हो सकती है, डिटर्मिनेशन इस फैसले क्या किया जाए कि वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की, ये तो नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ज़ाहिर कहीं ना कहीं उसकी एड्रेस होना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए कि जिनको एड्रेस करना है, यानी कि जो एम्पायर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर अगर शुबा है और जो फॉर्म 45 और 47 का मामला है उसको तो एक बड़ा एक पूरा एक स्कैंडल बन चुका है ना। तो खैर मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है आपका अपना मौक़िफ़ है और हम लोग इस पर ज़ाहिर है कि कहते हैं ना डिफरेंस ओपिनियन रहेगा। भी हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि हम ये देखते हैं कि जो आपके बहुत सारे आपके साथी थे वो आज फिर दोबारा से शहबाज हुकूमत का हिस्सा हैं। क्या आप अपना क्या कहते हैं जो टीम का कप्तान था और जिसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी वो PDM हुकूमत के दौर के वज़ीर आज़म से बेहतर निगरान वज़ीर आज़म ने परफॉर्म किया, वो क्यों नहीं प्लेइंग 11 में हमें नज़र आ रहा? देखिए मैं पर्सनल अकाउंट पे आपको बताऊं कि आई विश दिस गवर्नमेंट एंड एनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दैट दे शुड डिलीवर सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, आम आदमी की ज़िंदगी उससे जो मुतासर हो रही हो चीज़ें ठीक हों। ये मेरा एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पार्लियामान में जाने का मकसद है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह मेरा ही किरदार हो। मेरे अगर कोई टीम के मेंबरान इनके साथ आए हैं और वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मैं तो उनका वेल विशर हूँ। मेरी दुआ है कि वो अपनी तवानाइयाँ सही जगह पे इस्तेमाल करें। मैं अपने लिए किरदार पार्लियामान में बतौर मेंबर ऑफ सेनेट समझता हूँ कि लेजिस्लेटिव बिजनेस में
कमिटीज में एक मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन का जो रोल है डिफरेंट एग्जीक्यूटिव के ब्रांच पे, उसमें हम किरदार अदा कर सकते हैं, उसमें हम कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। ये मुझे बताइए, भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं बिल्कुल, कानून साजी बहुत अहम रोल है। अच्छा मुझे एक और, आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में हिद्दत है, महाज़ाराई है, और वो पूरी जो देखते हैं ना कि हमारे यहाँ तकसीम, जो आज जिसका आपने भी इशारा किया कि मुल्क में तकसीम भी है, हर सतह पे तकसीम है। एक ज़माने में मुझे याद है कि मतलब जब बाप में आप हुआ करते थे, और उस ज़माने में मतलब इमरान खान के आप करीब भी थे, उनको आपने ऑब्ज़र्व भी किया, और उस ज़माने में मुझे याद है कि हम जब गुफ्तगू करते थे आप तारीफ़ी कलमात भी उनके मुताल्लिक़ अदा किया करते थे। क्या इमरान खान से ऐसा आप समझते हैं कि बड़ी गलतियां हुई कि जिसकी वजह से आज वो जेल में है, और जो कुछ उनके साथ हो रहा है कि पूरा एक कहते हैं उनके खिलाफ महाज बन गया है? क्या तज़किया है आपका? आमिर, मैं खुद उन लोगों में से रहा हूं जो इमरान खान साहब को इस पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के मसाइल जो हैं, इकोनॉमिक और कल्चरल, पॉलिटिकल कल्चरल मसाइल जो है ना, उनका निजात दहिंदा बहुत अरसे तक उनको समझता रहा हूँ। अगर किसी का ये ख्याल है कि मैं डिफेंसिव इस बुनियाद पे हो जाऊंगा कि उन दिनों में मैंने उनकी तारीफ़ या तौसीफ़ की है, मैं बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होगा। मैंने ओन किया, और मैं उस वक्त भी जेन्युइनली समझता था। आप गलत समझ बैठते हैं चीज़ को। आपकी जो असेसमेंट होती है किसी फ़र्द के हवाले से, किसी जमात के हवाले से, वो विद एक्सपीरियंस आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो ठीक जेन्युइन हो सकती है कि मैं गलती पे था। जो राय मैं रख रहा था, सर्कमस्टांसेस ने मुझे मजबूर किया कि मैं उस राय को तब्दील कर लूँ। सियासत मजहब नहीं है। सियासत कोई ऐसी परमानेंट इमोशनल इंगेजमेंट किसी फ़र्द के साथ नहीं है कि आपने लॉन्ग लाइफ उनको लॉयल्टी के उस पैमाने पे रखना है कि ईदर वे वो कुछ भी कर दें, एक पीर की हैसियत में आपने उनकी फॉलोइंग पे रहना है। ये एक बड़ा रैशनल रिलेशन है। मेरा जो सवाल था वो ये कि क्या फ्लॉ क्या देखा आपने, फ्लॉ क्या आप जिसकी वजह से आपने अपना मुझे इमरान खान साहब की मेरी इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी, मुझे लगता है कि उनका फोकस बहुत ज्यादा जो था वो सिंबलिज्म, परसेप्शन मैनेजमेंट और जो सब्सटेंशियल इश्यूज थे उस पे उनकी तवज्जो कम होती थी। अच्छा, जो उनके टीम के मेंबरान भी थे उनमें से भी बहुत सारों को हमारी राय उनके मुतालिक शुरू में ये थी कि ये बहुत अच्छे परफॉर्मर होंगे। मिसाल असद उमर साहब थे और ऐसे कई लोग थे, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने वो एजेंडाज एग्जीक्यूट करने के लिए उनका पॉलिटिकल कॉन्डक्ट देखा गया, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उस मयार पे या उस सतह पे बहुत सारे लोग ये समझते थे कि नहीं उतरे, और जिसकी वजह से इवन जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उनके फेवर में नहीं हुई, अनफेवरेबल हो गई, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज मुझे इनकी बड़ी पुअर नजर आई। पाकिस्तान की जिस तरह की पॉलिटिकल रियलिटीज और जो सर्कमस्टांसेस है, लगता है बाज़ औक़ात उनकी रीडिंग दुरुस्त नहीं होती। एक लेवल पर उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन पुअर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत वो उसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं पावर पॉलिटिक्स में, जहां पे उनको बेनिफिट या उनकी जमात को बेनिफिट हो। मुझे ये लगता है कि ऐसी जमात के साथ सियासी सफ़र करने में मुमलिकत का, रियासत का को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स पे नहीं जा सकते अनलेस एंड अनटिल कि ये रियलाइज करें और अपने आउटलुक को थोड़ा सा चेंज करें, और हो सकता है वो चेंज कर दे तो मैं अपनी राय भी चेंज कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो ठीक है कि इमरान खान के वाले से आपकी जो है राय तब्दील हुई, आपने उनका अमल देखा। फिर वही ज़माना था कि जब आप जो हैं लोग जो उस ज़माने में इमरान खान को सपोर्ट करते थे, हिमायत करते थे, वो कहा करते थे कि जी जो पुरानी दो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ुसूसन नून लीग के हवाले से, कि जहाँ पे मौरूसी सियासत है और जहाँ पे करप्शन के बेतहा कहते हैं ना इल्ज़ामात हैं, आपके ख्याल में क्या इनके मुतालिक अब आपकी राय बदली है? आप इनको बेहतर समझने लगे कि ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, इनमें अहलियत है, सलाहियत है, मुल्क को इन जितने बुरान पाकिस्तान को जिनका सामना है उनसे निकालने की इनके पास वो लेजिटिमेसी है कि पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? आप समझते हैं कि 21वीं सदी के पाकिस्तान की क़यादत जो है इन्हीं 20वीं सदी के जो हमारे सियासतदान हैं इनका हक बनती है? जी देखिए, जिस पार्लिमानी निज़ाम के तहत हमने एग्री किया है उसने तो इख्तियार इन्हीं को दिया हुआ है। ये इख्तियार मैंने नहीं, लोगों ने इनको दिया हुआ है, और उस इख्तियार के तहत जो कोलिशन की हुकूमत इन्होंने तश्कील दी है,
आइडियल सूरत हाल नहीं है। अब बसा औकात बहुत सारे लोगों से आप बहुत हाई टारगेट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अचीव कर लेंगे। हम जिस किस्म के क्राइसिस और चैलेंजेस में फंस गए हैं उसमें यकीनन बहुत सारी जगहों पे करंट हुकूमत में भी ऐसे लोग हैं जिनकी शॉर्टकमिंग्स माजी में भी रही हैं, अभी भी उन पे सवालात उठते हैं और ज़रूर उठने चाहिए। मैं अगर पीर व मुर्शिद की हैसियत पीटीआई को नहीं दे रहा तो मैं पीर व मुर्शिद की हैसियत पीडीएम को भी नहीं दे सकता। अगर मैं उधर रैशनल रिलेशनशिप का दावेदार हूँ या चाहता हूँ कि वो बने तो यहाँ पे भी मेरा रैशनल रिलेशन ही डेवलप है और होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इनको अपॉर्चुनिटी है, अगर इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये अपना पॉलिटिकल कैपिटल खो देंगे दुरुस्त। और उससे इनका जो एंटायर एक एम्पायर है पॉलिटिकल तमाम जमातों का वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगा। क्या उसका बेनिफिशरी पीटीआई होगी, क्या उसकी बेनिफिशरी कोई और पॉलिटिकल कुव्वत होगी, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन एक मुझे अगर खता कलामी करने दे, मुझे अगर ये नहीं डिलीवर कर सके तो जाहिर सी बात है लोगों का उनसे दूर होना एक फितरी अमल है। दुरुस्त। अच्छा, मैंने खता कलामी यूँ कर रहा था कि अगर आप इजाज़त है कि मैं वक्फ़ा ले लूँ, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो एक तो दो बड़े अहम सवालात हमारे जहन में हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की सियासत अगर बंद गली में है तो उसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए, क्या जो है उसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है कि काकड़ साहब से हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम फोकस करेंगे वक्फ़े के बाद बलूचिस्तान की सियासत पर भी और वहाँ पर जो दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन लहर आई है उस पर भी बात होती है वक्फ़े के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब, साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। काकड़ साहब, वक्फ़े पे जाने से पहले यकीनन मैं आ रहा हूँ बलूचिस्तान के ऊपर, मुझे पता है ये जो मौजू है आपके भी दिल के करीब है और मेरे भी, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की सियासत बंद गली में है और बाज़ अफराद की तरफ से तजवीज़ आई है कि जी कोई कौमी हुकूमत जो है वो गालिबन इसका इलाज हो सकता है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बात की, फवाद चौधरी ये बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या कौमी हुकूमत कोई इन दुखों का मदावा कर सकेगी? हालांकि अभी ज़ाहिर है कि लोग सिर्फ मुतालबे की हद तक ये बात कर रहे हैं। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि सरदस्त तो मुझे कोई कौमी हुकूमत के इम्कानात न नज़र आ रहे हैं, न उसको डिमांड करने की पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में कंपल्शन नज़र आ रही है। दोनों सूरतें नहीं नज़र आ रही हैं। अच्छा, आप कौमी हुकूमत उस वक्त मेरे ख्याल में डिमांड करते हैं जब आप समझ रहे हो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रम्बल कर रहा है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रही है, अनसस्टेनेबल डिस्पेंसेशन हो रही है हुकूमत के अखराजात की, जो लॉ एंड ऑर्डर है, टेररिज्म है, वो बियॉन्ड द स्टेट्स रिट कंट्रोल उसका बाहर निकल चुका है। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि आप कहते हैं कि जनाब ये सर्कमस्टांसेस डिमांड करते हैं, फोर्स करते हैं, अर्ज करते हैं कि तमाम जमातों की नुमाइंदगी के साथ एक नेशनल या कौमी हुकूमत की तश्कील की तरफ जाया जाए। इस वक्त मुझे अगर एक जुमला इजाज़त दें, फिर मैं आ रहा हूँ कनेक्टेड ही ऐसे, वो ये कि जो आपने कहा कि जी अगर चीज़ें इम्प्लोजन, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इम्प्लोजन की तरफ जा रही हैं पाकिस्तान से, बजाय इसके कि सरमायाकारी बाहर से आए, क्योंकि हालात ऐसे, हमारे जो कंपनीज हैं वो बाहर जा रही हैं। सबको पता है दुबई पिछले 6 माह में, पहले 6 माह में साल के 3968 कंपनियां चली गई हैं। ठीक है ना, वो बताते हैं कि जी माशी हमारी नमूस कम है, माशी सरगर्मियाँ सुस्त हैं, दहशतगर्दी का फ्रीत, अभी हम उस पर बात भी करेंगे तफसील के साथ, वो आपको लगता है कि बहुत बढ़ गया है और मुख्तलिफ शक्लों में है। जहाँ पे तंग नज़र कौम परस्त हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि जो मज़हब को इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्द हैं वो भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो तकसीम आ गई है सियासी सतह पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, तो क्या तमाम अवामिल ऐसे नहीं है कि जहाँ पर कंसेंसस हो और पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता दिया जाए, कि जहाँ पर वो लोग जो मुतनाज़ा हैं वो पीछे हट जाएँ और नए लोग आएँ, जवान खून आए, 21वीं सदी के आप जैसे लोग, यंग पॉलिटिशियन सामने आए और पाकिस्तान को आगे लेके चलें? जी अच्छा, मैं समझता हूँ अगर हमें सिस्टम की कंटिन्यूटी चाहिए तो जिन लोगों के पास आज मैंडेट है, मुझे जो नुक्ता समझ नहीं आता वो ये है कि कोई भी अपोजिशन, चाहे वो आज की पीटीआई हो या अर्लियर पीडीएम हो, वो डेमोक्रेसी का और सिविलियन सुपरमेसी का नारा देते हुए ये क्यों भूल जाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इफेक्टिव अपोजिशन रूह है जमहूरियत की।
वो वाला किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे होते? अगर आज आप एक विजिलेंट अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे तो वो गवर्नमेंट इन द वेटिंग होती है। अगर ऐसे सिचुएशन आती है, बहुत सारे ममालिक में आप अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं और ऐसी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस वहाँ पर मौजूद हैं, बजाय इसके कि हम तमाम को इकट्ठा करें। एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में शर्क में जाना चाहता है, दूसरा गर्ब में जाना चाहता है, या तो इनमें कोई तफरीक ही नहीं है। ये तफरीक सिर्फ ज़ात की हद तक है, ज़ातियात की हद तक है। कभी कहीं पर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, कहीं पे इमरान खान साहब होंगे, या बिलावल साहब होंगे, या हम जैसे लोगों को मौका मिल जाएगा। बड़ी अहम बात की आपने, ये कहा कि जी ओपोजिशन जो है गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है और उसको कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन अब यहाँ पे शिकायत है कि जी ओपोजिशन को तो किरदार अदा करने ही नहीं दिया जा रहा, वो जलसा जुलूस नहीं कर सकते, वो लोग जो है मतलब है उनसे कभी सिंबल ले लिया जाता है, कभी उनकी पार्टी की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाता, तो मतलब दुनिया में नजर नहीं आ रही। अपोजिशन है ना जी, दुनिया में वैसे जो अपोजिशन है वो शेडो कैबिनेट बनाती है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बात करती है, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे बात करती है। ये वाहिद हमारे वो अपोजिशन को जो उसका असल काम है उससे हटके जलसा जुलूस, डंडा, एजिटेशन, इसी को ही वो अपोजिशन की रूह समझते हैं, जो शायद सेटल डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसकी तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। अपोजिशन सिर्फ जलसा, डंडा, जुलूस और एजिटेशन और गुस्सा निकालने का नाम नहीं है। अपोजिशन, जब गवर्नमेंट इन वेटिंग हम उसको कहते हैं, वो अल्टरनेट प्लान पेश कर रहा होता है कि आपकी एनर्जी पॉलिसी में ये कोताहियां हैं, आपकी जो ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट में नॉन इन्वेस्टमेंट है उसके ये रिजल्ट्स करते हैं। हम इस मौजू को यूं कंक्लूड करते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो उसको करना चाहिए, उसी तरह हुकूमत भी वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो एक पार्लिमानी जमहूरियत में उससे तकाजा किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे और आपका एग्रीमेंट हो जाता है। बात है बलूचिस्तान पर कि हम देखते हैं ये जो ताज़ा लहर आई बलूचिस्तान में, बड़े मुनज़्ज़म किस्म के जो हैं हमले हुए और मुख्तलिफ हिस्सों में बैक वक्त हुए, क्या वजह है इसकी, किस तरह से रीड कर रहे हैं आप इसको? जी आमिर, इसमें दो पहलू हैं। एक ये है कि इनकी जो कैपेबिलिटी है उससे लोग अलार्म्ड हैं कि क्या ये कैपेबिलिटी इनकी कैसे इस हद तक बढ़ गई है, कितने ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किए हैं, डिस्प्ले किए हैं अपनी कैपेसिटी को। दूसरा, बाय एंड लार्ज पॉपुलेशन में इनकी सपोर्ट बेस बढ़ गई है। ये दोनों ऐसे नुकात हैं जिन पे राइटली सो लोग मेरे ख्याल में कंसर्न्ड है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2022 पोस्ट 2022 इस खत्ते में एक बहुत बड़ी तब्दीली ये आई कि नेटो और यूएस की फोर्सेस यहाँ से निकल के गई और उनके जो रिमेनिंग गैजेट्स थे जिसमें शायद वो साथ लेके नहीं जा पा रहे थे या लेके नहीं गए इंटेंशनली, वट एवर द रीज़न इज, आउटकम उसका ये है कि खत्ते में बहुत बड़ी खेप स्मॉल आर्म्स की फैल गई है। वो पाकिस्तान से लेके मिडल ईस्ट तक ये बहुत सारे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके हत्थे चढ़ी हैं और उन गैजेटरी की बुनियाद पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स थे उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों को, मुख्तलिफ मुमलिकतों को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, जिसमें बलूचिस्तान के सूबे में भी आपको और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो TTP का चैलेंज है दोनों नज़र आ रहे होते हैं। क्या हमारा रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत है या नहीं है? मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ कि वो सलाहियत आपकी बदरजा आतम मौजूद है जो सोशल स्पेस में, नेशनल पॉलिटिकल स्पेस में इनके लिए एक सपोर्ट बेस सोसाइटी प्रोवाइड कर रही होती है और एक मैकेनिज्म ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, लेजिटिमेसी अगर ना हो लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी इस तरीके से देखते हैं कि वो वायलेंस को रैशनलाइज करते हैं मेंटली। वो कहते हैं कि जनाब डिप्राइवेशन है, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, रियासत का ऐसा रवैया रहा है, लिहाजा 5 अफराद पंजाब के प्रोविंस से किसी और प्रोविंस से शनाख्त की बुनियाद पे लोगों को गुस्सा आता है वो तो मारेंगे, ये एक एक्सप्लेनेशन देते हैं जो कि बिल्कुल सरियल, एब्सर्ड और बेहुदा एक्सप्लेनेशन है। ऐसा कतई नहीं हो सकता। आप वायलेंस की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दे सकते।
अगर कहीं पर डिप्राइवेशन है तो उसका हल ये है कि वहाँ सड़क बन जाए, वहाँ अस्पताल बन जाए, वहाँ स्कूल बन जाए, वहाँ कत्ल करने का जवाब नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, इसको हेरोइक अंदाज में पेश नहीं किया बिल्कुल जा आपने दुरुस्त कहा, लेकिन वो अगर एक कंडेमेबल और कभी काम है, गंदा काम, बिल्कुल गंदा काम है और काबिल मुजम्मत भी है। लेकिन इजाजत है, यहाँ पे मैं एक वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद जब मैं दोबारा आऊँगा तो मैं आपका कि जो इतना पेंट अप एंगर, इतना गुस्सा है बाज़ लोगों में, और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उसका कहीं ना कहीं हम देखते हैं, उसकी क्या वजह है और क्यों इतना मतलब वो मिलिटेंसी की तरफ वो समझते हैं कि जी यही रास्ता जो है वाहिद है, इसका तदारुक क्या हो सकता है, ज़रा बात करेंगे वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब। काकड़ साहब, वक्फे में जाने से पहले मैंने जो सवाल किया था कि जो इतना गुस्सा है लोगों में, इतना मतलब है कि वो समझते हैं कि जी तशद्दुद का रास्ता या ख़ुदकुश हमले का करने का रास्ता जो है वाहिद रास्ता है, जो हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, अभी इस हमले में भी एक खातून का नाम आ रहा है, उससे पहले भी एक दो हमलों में ख़वातीन को जो है इस्तेमाल किया गया खुदकुश हमलों में। तो कोई तो वजह होगी गुस्से की, नाराज़गी की, कि ठीक है हम उसको मजम्मत करते हैं, हम उसको कहते हैं कि कोई बिल्कुल जायज़ नहीं है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन लोगों में जो एहसास महरूमी, ये जो गुस्सा आ गया, कैसे आ गया, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, एक तो ये है कि इस सवाल का हम जेन्युइन जवाब ढूंढें। एक ये है कि इस सवाल का जवाब हम अपने जहनों में बिठा के इस सवाल को आगे बढ़ाएं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव होकर इसको सर्च करें, इस क्वेश्चन के एसेंस को और रूह को, तो तामिल में खुदकुश हमलावर भी थे, राजीव गांधी को एक खातून ने हलाक किया था। ये अचंभे की बात नहीं है कि शनाख्त की बुनियाद पे लोगों ने वायलेंट मूवमेंट्स को जनरेट किया। ये हमने अज्यूम कर लिया कि नाराजगी की वजह से है। अगर उनके मौक़िफ़ को आप देखें, जो ये आर्म्ड मूवमेंट चला रहे हैं, टेरर मूवमेंट चला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों लोग, बहुत सारे लोग उनकी वकालत और वजाहत करना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई हमारी अपनी शनाख्त है, उस शनाख्त की बुनियाद पे हम जोग्राफिया को तब्दील करना चाहते हैं और अपना जोग्राफिया चाहते हैं। जो टीटीपी है वो कहते हैं हम निज़ाम को बदलना चाहते हैं, बेशक जोग्राफिया यही रहे। एक जोग्राफिया बदलना चाहता है, दूसरा निज़ाम बदलना चाहता है, लोग के दोनों तशद्दुद के जरिए बदलना चाहते हैं। अहम नुकात उठाया आपने कि यकीनन मतलब है कि ना कोई जोग्राफिया तब्दील हो सकता है, ना होना चाहिए, और ना ही ज़ाहिर कोई अपना निज़ाम जो है मुसल्लत करे। लेकिन एक और सवाल है कि जो लोग शिकायत करते हैं कि जिस तरह आप मजम्मत कर रहे हैं कि जी ये जो है नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं जो वायलेंस करते हैं, उसी तरह रियासत की बिल्कुल मोनोपोली होती है उसकी वायलेंस पे, लेकिन कानून और आइन के तहत होती है। और जो भी अगर रियासत भी अगर कोई वायलेंस करती, रिजॉर्ट करती, तो किसी दायरे कार के तहत करती है, वो उसको खुली छूट नहीं होती है कि कुछ भी करे। अब यहाँ पे जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, गलत या सही, उसमें तासुर या प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जी रियासत जो है वो बाद ऐसे इक़दाम करती है कि जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। मिसिंग पर्सनस का केस एक ऐसा केस है, मतलब लोगों पर टॉर्चर का केस ऐसा केस है। तो आपके ख्याल में रियासत को भी ज़रा सा अपने आप को रिविजिट नहीं करना चाहिए कि जी हम जो भी करें वो हम अकॉर्डिंग टू द बुक करें, कानून के मुताबिक करें, आइन के मुताबिक करें? जनाब। अच्छा, इसमें आपने बहुत मेरे ख्याल में पर्टिनेंट सवाल उठा दिया। देखिए, ये समझ आ रही है कि दो फरीक एक दूसरे से फिजिकली लड़ रहे हैं। एक फरीक रियासत है और एक फरीक नॉन स्टेट है, और एक फरीक का बयानिया कुछ और है और दूसरे फरीक का बयानिया कुछ और है। लिहाजा दोनों बयानियों की भी जंग है। पहले तो हमें ये एक्नॉलेज करनी चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट और ये जंग है। जब हम ये तस्लीम कर लेंगे, फिर हम उसकी आईनी वैल्यू, लॉफुल वैल्यू, लीगल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू, इन तमाम पे मुबाहिसे को छेड़ सकते हैं। ये इतना सादा मामला नहीं है कि ये जो कुछ रियासत के हवाले से कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में गॉस्पेल ट्रूथ या जिब्रील अमीन का पैगाम के तौर पे उसको दुरुस्त और हक्कानी समझा जाए। हाँ, ये भी नहीं है कि जो कुछ रियासत कह रही है वो हक्कानियत पे मबनी है। ट्रूथ कहीं मिडल में होगा। 18,000 आदमी लापता हो गए, 8,000 आदमी लापता हो गए। जब यूएन में भी, यहाँ ये साउथ अमेरिका के ममालिक में, दूसरे मुमलिकतों में ये इल्ज़ामात आते हैं,
तो एक मेथड है यूएन की जो कमेटी है इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की, वो आपसे डाटा कलेक्शन करते हैं, आपसे डाटा मांगते हैं ताकि बंदा इस्टेब्लिश हो और फिर ये पता लग सके कि ये इन्फोर्स डिसअपीयर हुए। जब भी आप इस मैकेनिज्म के तहत इनको अप्रोच करते हैं, ये नॉन कोऑपरेटिव होते हैं और उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि ये डाटा आपको इसलिए अवेलेबल नहीं करते या प्रोवाइड नहीं करते कि इनका इंटरेस्ट कतन इसमें नहीं है कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस खत्म हो। इनका इंटरेस्ट जो है उस प्रोपेगेंडा में है जो लिंक्ड है इस टेरर ग्रुप के साथ जिसने एक वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल शुरू की हुई है और वो उसको सप्लीमेंट और सपोर्ट करे। सो दे नीड अ सपोर्ट प्रोपेगेंडा बेस, दे डोंट नीड द रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। बंदा एक इन्फोर्स्ड है या 2000 है, दोनों अनजस्टिफाइड है। इतनी इस वक्त इतना तशद्दुद हुआ, इतना ज़्यादा खूनरेजी हो रही है, निकलने का क्या रास्ता है? रियासत क्या करे? क्या वजह है कि हम देखते हैं कि दहशतगर्दों का जो है बयानिया वो अपेरेंटली लोग ज़्यादा कबूल करें नौजवान जहन, और रियासत का बयानिया जो है वो इतना जो है पॉपुलर नहीं हो रहा। क्या वजह है उसकी और क्या किया जा सकता है? जी देखिए, उसकी एक वजह तो ये है मेरे ख्याल में, रियासत से जो जुड़े हुए लोग हैं वो खुद खौफ और कंफ्यूजन दोनों का शिकार है। उनको समझ खौफ मुराद सिर्फ मिलिटेंट्स की खौफ नहीं है, खौफ जब आपको किसी चीज़ की एप्रीहेंशन ना हो, उसकी क्लैरिटी ना हो, उसका इदराक दुरुस्त अंदाज में ना हो, तो ये खौफ पैदा हो जाता है कि शायद आप इखलाकी और मौलिक दुरुस्त पोजीशन में नहीं है। उसका उस जज्बे के साथ, उस पैशन के साथ आप दिफा भी नहीं कर पा रहे होते हैं, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे होते हैं। दूसरी तरफ आइडियोलॉग्स हैं, वो आप उनसे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन वो अपने कॉज के साथ कमिटेड है। वो एक नई जोग्राफिया चाहते हैं, वो उसके लिए आर्म्ड स्ट्रगल को दुरुस्त समझते हैं, वो उसमें डर्टी टैक्टिक्स को दुरुस्त समझते हैं। उनके यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा वो बहुत खुल के लोगों के पास जाते हैं, और जब खुल के लोगों के पास जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनको फॉलोइंग भी अवेलेबल होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आप बड़े रिस्ट्रेन, कंटेन अंदाज में रियासत की नुमाइंदगी करते हुए लोगों को देते हैं, तो लिहाजा उसका इम्पैक्ट भी उसकी फॉलोइंग पे उसी तरीके से आता है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, काकड़ साहब की गुफ्तगू सुनी, ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि मियाना रवी जो है, सच जो होता है वो इंतहाओं में नहीं होता बल्कि कहीं दरमियान में होता है, और सच को पेश करना जो है ज़ाहिर है कि रियासती इदारों का जहाँ पे काम है, हुकूमत का काम है, वहाँ पर मीडिया का भी काम है, और हमारा और आपका भी, जो तमाम लोग समाजी मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।